आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, व्हाइट बोर्ड आपको नजर आना शुरू हो गया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कल बात कर रहे थे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट जब हम टेंसेस की बात कर रहे थे, आज के हमारे सेशन के डिस्कशन के 3 पार्ट्स होंगे, 3 सेक्शंस होंगे, जिनको हम समझेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सेक्शन जो है, इसमें हम अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। जो टेंसेस से मुतल्लिका हमारी बात थी, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और जो हमारी डिस्कशन है, इसमें टेंसेस को मुकम्मल करेंगे। और डेफिनेटली इस लेवल पे जब हम टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो टेंसेस से मुराद हमारे पास वो सारी की सारी मिस्टेक्स हैं जो कि कंपटीशन के एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स करते हैं, और जिसकी वजह से एक अच्छा खासा लिखा हुआ है, ऐसे एक अच्छी खासी वोकैबुलरी के साथ लिखी हुई इंग्लिश जो है वो भी खराब हो जाती है और नंबर नहीं मिलता है। अब आज के दूसरे सेक्शन में हमारे पास हम मूव कर जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे, मुकम्मल हम उस पर अपनी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तीसरे ये दोनों मिल के एक सेक्शन होगा। दूसरे सेक्शन में हम जो हैं, हमारे पास कुछ इडियम्स हैं जो पास्ट पेपर्स के जो इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं, हम 10 के करीब इडियम्स जो हैं वो उन्हें डिस्कस करके आप एक्टिविटी असाइन करेंगे। और लास्ट पे हमारे पास जो वोकैबुलरी के इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो पेपर में हमारे पास आने के चांसेस ब्राइट हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, हम आज का ये जो सेशन है ये कंटिन्यूस है। ये हमारे पास जो है वो सीक्वेंस के जो कि कल हमने डिस्कस किया था। सो आई एम श्योर कि आपने कल का सेशन अटेंड किया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया वो उसको जो है अटेंड कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। आज हम जो समझना चाहेंगे, कल हम बात कर रहे थे टेंसेस के मुतालिक, हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। क्यों तो हम बचपन से ही इसके मुतालिक जो है वो पढ़ते सुनते आते हैं और हमें इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता हैं, लेकिन हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हमें कंपटीशन के एग्जाम्स में हेल्प आउट करेंगे। पहली बात जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे, सिंपल सी बात कहते हैं, एक ऐसा ज़माना है, एक ऐसा टेंस है जो वो एक्शन ज़ाहिर करता है जो माज़ी में शुरू हुआ होता है और कंटिन्यू भी माज़ी में रहा हो। सो ये एक ऐसा एक्शन कि जिसमें जो है, जो माज़ी में शुरू हुआ और माज़ी में जारी रहा, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात यहाँ तक तो बड़ी सादा-सी है और बड़ी सिंपल सी बात समझ में आती है, ठीक है? मान लीजिए जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन आई वाज़ वॉकिंग आई सॉ अ स्नैक। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें, वो ये है कि वो इसका यूज़ करते हुए गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस देखिएगा, आप में से अगर आप इसे ठीक कर सकें तो दैट विल बी वंडरफुल, अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे गलती क्या थी। द थीफ वाज़ वॉच्ड एज़ ही जंप्ड ओवर द वॉल। क्या ये फ़िक्र ठीक है? क्या ये सेंटेंस ठीक लगता है आपको? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, द थीफ वाज़ वॉच्ड एज़ ही जंप्ड ओवर द वॉल। क्या ये ठीक है? या कहीं पे आपको इसमें मिस्टेक को पॉइंट आउट कर सकते हैं? सो जवेरिया का ख्याल है एज़ ही जंप ओवर द वॉल, नईम साहब का ख्याल है जंपिंग ओवर द वॉल। सो ठीक है, एक अच्छी कोशिश है, लेकिन शायद यहाँ पे हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है। द थीफ वाज़ वॉच्ड एज़ ही वाज़ जंपिंग ओवर द वॉल। It was as he was jumping over the wall. So ये हमारे पास जो है वो मेजर मिस्टेक्स जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं, he met with an accident. He met with an accident as he drove along the road. So
इसकी क्या करेक्शन हो सकती है? व्हाट डू यू फील कि इसमें कहाँ कैसे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं? He met with an accident as he was driving along the road. So this is something जो participants जो हैं वो continuous tense को use करते हुए गलत करते हैं, इसे आपने गुरेज करना है। हमारे पास मिस्टेक्स का आखिरी पोर्शन जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, जिन्हें हम जो हैं शेल या विल की गलती कहते हैं। जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हम मीनवाइल अगली स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, हमने इन रूल्स को समझना है और ज़रा ढंग से समझ लीजिएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं कि आप पेपर के अंदर जो है वो करें। शैल और विल को आपने बचपन से सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि क्या होता है। सो हम ये समझते हैं कि जो फ्यूचर टाइम है वो शैल या विल से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, जिसमें हमने ये सीखा आज तक कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, उसके साथ हमें पता है कि आई और वी जो है वो हम यूज़ करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो और विल जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात करते हैं। सो जब भी हमारे पास सेकंड पर्सन जो है या हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन होगा, सो वहाँ पे हम जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है वो विल इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट पर्सन में हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे शैल को और विल को इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आई शैल रीड है, शी विल रीड है। ये बड़ी बेसिक सा रूल था। असल जो रूल मैं आपसे डिस्कस करना लगा हूँ वो ये है, जब भी कभी जब भी आप अपने सेंटेंसेस में लिखेंगे, जब भी आप एसेस में यूज़ करेंगे, जब भी प्रेसी को बनाएँगे, जब भी कोई ऐसा काम करेंगे, अगर तो आपके सेंटेंस के अंदर पहले नंबर पे आ रहा है कमांड, COMMAND, या आपको लगता है कि कोई प्रॉमिस जो है, आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप थ्रेट दे रहे हैं किसी को, थ्रेट दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप जो हैं फिर इनके इसमें शेल इस्तेमाल नहीं होगा, भले ही आप जो हैं बल्कि पहले शेल के यूज़ को समझ लेते हैं। इसमें जो है वो फिर आप शेल यूज़ करेंगे, भले ही आप सेकंड या थर्ड पर्सन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? पहले में मैंने आपको बताया कि शेल इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। लेकिन मैंने कहा सेंटेंस में अगर कमांड होगी, प्रॉमिस होगा या थ्रेट होगा, तो ओके, भले ही ये जो है वो सेकंड या थर्ड पर्सन्स में होंगे सेंटेंसेस, फिर भी आप इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? शैल इस्तेमाल करेंगे, शैल इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यू विल गो। मैं किसी को कमांड दे रहा हूँ, यू विल गो। क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? अगर मैं किसी को कमांड दे रहा हूँ, ये यहाँ पे ये सेंटेंस गलत होगा और यहाँ पे यू शैल गो होना चाहिए, ठीक है? सो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, आई कमांड यू टू गो, ठीक है? इसी तरह से जब हम ये कहेंगे दे शैल गो, जब मैं किसी को कमांड दे रहा हूँ कि तुम जो है वो चले जाओ, देन आई एम गोइंग टू यूज शैल हियर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला था। तो शैल वैसे तो फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, पर जब आप कमांड देते हो, प्रॉमिस करते हो या थ्रेट देते हो, तब आप वहाँ पे शैल इस्तेमाल करोगे, तब आप वहाँ पे शैल इस्तेमाल करोगे। एक थ्रेट वाला सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। इफ यू do this, you shall be hanged. So HANGED, hanged. So this is something कि जिसमें आपको जो है वो थ्रेट, प्रॉमिस और कमांड का जो है वो पता चलता। सो आई एम श्योर कि आपने इसको ढंग से समझ लिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आप जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे शेल को, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे विल को। विल पे अब मज़ीद भी बात करेंगे, कमांड को प्रॉमिस के साथ और थ्रेट में। जब भी आप ये 3 तरह के सेंटेंसेस को अपने पेपर में नोट करेंगे, जब भी आप 3 तरह के सेंटेंसेस को लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे 2 शेल की बजाय जो है वो विल या विल की बजाय शेल कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये हम बता चुके हैं।
सो शेल यहाँ पे आएगा जहाँ पे कमांड प्रॉमिस सेट है, और बाकी अगर जो है वो ये चीजें नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ शेल आएगा, बाकी के साथ विल आएगा। सो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। आपका क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूस के मतलब था। पास्ट कंटिन्यूस के लिए जवेरी हम पिछली स्क्रीन पर चलते हैं, शायद काफी लेट क्वेश्चन आपने रेज किया। देखिए इसमें सिंपल सी बात मैं ये की थी कि अगर आपके पास जो द थीफ वॉज ये गलत सेंटेंस है, एज ही जंप्ड ओवर द वॉल, तो आपको ये देखना है पास्ट कंटिन्यूस में जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो एक ऐसा एक्शन है जो शुरू भी माजी में हुआ और कंटिन्यू भी माजी में रहा। द thief was watched as he jumped over the wall जो है ये गलत होगा, as he was jumping आएगा। ये हमने समझने की कोशिश की थी। स्टूडेंट क्या गलत करते हैं, वो माजी में ही काम को कंप्लीट कर देते हैं, जबकि हमने माजी में ही इसको कंटिन्यू रखना होता है। सो आई थिंक कि मैंने किसी हद तक आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की जवेरिया। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, कुछ रूल्स मजीद समझते हैं। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बाजू का इन छोटे छोटे रूल्स की वजह से हम काफी दूर चले जाते हैं। ढंग से रूल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आज का जो रूल सेकंड है, जरा गौर से पहले सुनिएगा। मैं बात कर रहा हूँ इंटेंशन की। जब आप इंटेंशन की बात करेंगे, जब भी आपने इंटेंशन को एक्सप्रेस करना है, वहां पे विल इस्तेमाल होगा। वहां पे विल इस्तेमाल होगा किसके साथ आप इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट पर्सन के साथ। रूल समझ में आया? ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन जो है, अगर आपके पास जो है वो इंटेंशन को एक्सप्रेस करना है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, विल जो है वो इस्तेमाल करोगे इंटेंशन को जाहिर करने के लिए। अगर आपको सिर्फ फ्यूचर को डिपिक्ट करना है, सिर्फ फ्यूचर को दिखाना है, वहां पे आप इस्तेमाल करोगे शैल को। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद कुछ सेंटेंसेस आपने ठीक करने हैं। मैंने रूल बताया कि जब भी आपने अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस करना है, वहां पे विल इस्तेमाल होगा। अगर सिर्फ फ्यूचर को दिखाना है तो वहां पे शैल इस्तेमाल होगा। बड़ा सिंपल सा रूल है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, वी शैल डाई रादर देन सरेंडर। वी शैल डाई रादर देन सरेंडर। आप क्या फील करते हैं इसमें, क्या ये फिक्र ठीक है या गलत? आप अपना आंसर लिखेंगे, अगर गलती है तो इसको ठीक कर देंगे, चैट बॉक्स में आप अपना आंसर पूछ करेंगे। और आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली नईम ने लिखा, जवेरिया ने लिखा, वी विल डाई, विल यहाँ पे हमारे पास आएगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं, हम आपकी खामोशी की रिस्पेक्ट करते हैं। आप खामोश रहना चाहें तो खामोश रह सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो चीजें आपको अजबर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। सो इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर द राइटिंग। आप इसको जरूर लिखिए। चलिए, यहाँ पे हमने समझा। एक और देखिए, यू विल ओबे माई ऑर्डर। क्या लगता है कि इसमें कोई इंटेंशन जाहिर की जा रही है या एक फ्यूचर की बात की जा रही है? यू विल ओबे माई ऑर्डर, यू विल ओबे माई ऑर्डर। यहाँ पे क्या होगा, वेरी गुड, वेल डन। ये हमारे पास जो है वर्षान साहब ने बताया, ये हमारे पास क्या है, ये कमांड है, यू शैल ओबे माई ऑर्डर। वेरी गुड। सो देखिए एक तीसरा सेंटेंस जो है वो, विल आई गो होम टुमारो। सो यहाँ पे क्या आएगा, विल आई गो होम टुमारो, शैल। और लास्ट पे एक सेंटेंस है, विल आई मैरी दिस गर्ल, विल आई मैरी दिस गर्ल। बाय द वे, मैरी से हमें आमिर लियाकत साहब याद आ जाते हैं, पिछले पूरे हफ्ते से ट्विटर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, टॉप ट्रेंड्स में आमिर लियाकत हुसैन साहब। जब भी मैरिज का नाम आता है, पता नहीं क्यों मेरे जहन में आमिर लियाकत साहब आ जाते हैं, आपके जहनों का नहीं पता। आजकल तो जहां पे भी किसी की शादी भी होती है तो मुझे वो उनका ख्याल आ जाता है। सो विल आई मैरी दिस गर्ल। सो यहाँ पे हमारे पास जो फिक्र है, सेंटेंस है गलत है, यहाँ पे शेल शायद हम यूज करना चाहेंगे। सो शेल हमारे पास आएगा। ये कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है। अच्छा जी, यहाँ तक तो चीजें वो हैं जो टेंसेस के हवाले से आपको चीजें समझनी है। कुछ
सीक्वेंस को याद रखिएगा, कुछ सीक्वेंसेस भी समझ लीजिएगा। यहाँ तक रूल्स हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स नॉर्मली मिस्टेक्स नहीं करते हैं, हमारे पास वो ज्यादा केसेस नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, और हम टेंसेस को जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम टेंसेस को डिस्कस नहीं कर रहे, हम वो मिस्टेक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। हम ज्यादातर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के बैकग्राउंड से होते हैं वो तो यहाँ पे कम ही गलतियां करते हैं, लेकिन कंपटीशन के एग्जामिनेशन में चूंकि सभी फील्ड से स्टूडेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस के सीक्वेंस में बड़ा मसला आता है। ये सीक्वेंस बाजू का इतना मुश्किल होता है कि स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं कि इसको करना क्या है। ये रूल्स कभी ना भूलिएगा, काफी हेल्प आउट करेंगे आपको। पहला रूल ये है, ध्यान से और ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर सेंटेंस में दो दो पार्ट्स होते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि जब मैं बात ये कहूँ प्रिंसिपल क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज का आपको अगर पता है तो सिर्फ आपने यस लिख देना है प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। ये पता होना चाहिए इस लेवल पे, अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और दूसरे नंबर पे डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अगर पता है तो यू विल जस्ट टाइप यस देयर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करें और हम मूव ऑन कर दें। सो प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में आपको पता है? यस, गुड। सो ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को पता है। हर सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस के अंदर है, ये लाजिम है, ये बात तय है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस के अंदर होगा। अब गलती क्या होती है, गलत फिक्रा लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक कीजिएगा। He said that he knows my brother। क्या ये फिक्रा ठीक है? He said that he knows my brother। क्या ये सेंटेंस ठीक है? प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है, डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। सो ये हमारे पास न्यू। वेल डन, वेरी गुड जी। जो पार्टिसिपेंट नहीं लिख रहे हैं, आयशा सदीका साइलेंट हैं, आयशा फहद हैं, डॉक्टर हिम्मत कुमार साइलेंट हैं, मुनज्जम साइलेंट हैं, मारिया हनीफ साइलेंट हैं, शेर मोहम्मद साइलेंट हैं, जुबैदा मुनव्वर। आप साइलेंट रह सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इफ यू कैन टाइप समथिंग तो ये चीजें आपको मेमोराइज होती चला जाएंगी। ओके, ही वाज हैप्पी although he was happy although he was poor। क्या ये सेंटेंस ठीक है, गलत है? क्या लगता है आपको? he was happy although he was poor, ठीक है, गलत है? वेरी गुड, ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है। एक असूल मैंने आपको बताया, पास्ट टेंस जो है, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो भी पास्ट टेंस में होगा। लेकिन ये असूल एक जगह पे नहीं लगेगा। एक जगह ऐसी है जहां पे इस पे एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कहाँ पे है? पहले तो ये समझ लीजिएगा कि हमारे पास पहली एक्सेप्शन आई है इसमें अभी तक। पहली एक्सेप्शन आई, पहली एक्सेप्शन ये है कि जब आप देखेंगे कि अगर पास्ट टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज में और फिर उसके बाद आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कहाँ पे आएगा ये वहां पे आएगा जब आप बता रहे हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हो, ऐसी आलमगीर सच्चाई, एक ऐसा सच जो कल भी था जो आज भी है, या कोई आप ऐसी हैबिट की बात कर रहे हो किसी इंसान की, किसी ऐसे पर्सन की, किसी ऐसी मशीनरी की, किसी ऐसी एंटिटी की जो कल भी थी, जो आज भी है, तब ऐसा होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जिस तरह से मैं आपसे अगर ये कहूं, he said that God helps those who helps themselves, who help themselves। so ऐसे ये एक एक्सेप्शन है। जैसे मैं ये लिखूं, he did not know that the earth goes round the sun, जैसे ये एक्सेप्शन है। सो ये एक एक्सेप्शन है। थोड़ा सा जूम इसको साइज को छोटा करे। अच्छा जी, ये फिक्रा बताइएगा कि ठीक है, आई वॉज
glad to know that Naeem is honest. So what do you feel कि क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या ये सेंटेंस ठीक है? You're wrong. I was glad to know that Naeem is honest. Respected participants, मैंने जैसे आपको ये बताया अभी, मैंने ये कहा I was glad to know that Naeem is honest. ये सेंटेंस ठीक है, इसमें हैबिचुअल है, उसकी एक आदत का जिक्र किया गया है. सो ये वो आज भी I was glad to know that Naeem is honest. सो ये सेंटेंस जिसमें हैबिट की बात की जाए, जिसमें ऐसे फैक्ट की बात की जाए जो सच्चाई है, वो ट्रू होगा. ठीक है, क्योंकि एक हैबिट है. सिर्फ ये एक्सेप्शन जो है वो इसे कभी नहीं भूलना, और आपने शायद यहाँ पे भी इसको ढंग से समझने की कोशिश की. रूल पहला समझ में आ चुका है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा. हम 5 रूल्स को समझेंगे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में. पहला रूल हमने समझ लिया प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में. सो नईम साहब ने खुद लिखा इस चीज को कि प्रूव, अब ये प्रूव हो चुका है कि नईम साहब एक ऑनेस्ट पर्सन है. नईम साहब बिल्कुल ऐसा ही है. चलिए रूल 2 को समझने की कोशिश करते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में. पहले हमने पास्ट टेंस को समझा और देखा कि पास्ट टेंस है. अब हम ये समझते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर, ओके ये टाइप नहीं कर रहा, अभी कर रहा है. अगर प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर आपके पास, थोड़ा सा इसका साइज फॉन्ट बड़ा कर देते हैं. अगर प्रिंसिपल क्लॉज में आपके पास या तो है प्रेजेंट, बल्कि इसको नीचे हम लिखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज. सो प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपके पास है प्रेजेंट में या यहाँ पे है आपके पास फ्यूचर में, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी टेंस में वो डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है. एनी टेंस उसको फॉलो कर सकता है. प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, अगर आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज या तो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पीछे बाद में टेंस कौन सा वाला है. समझने की कोशिश करते हैं. He knows that I am honest. देखिए, he knows that I am honest. So दूसरे नंबर पे he knows that I have been honest. ठीक है. So he knows that I was honest. देखें, ठीक है. और इसको हम ये भी लिख सकते हैं he knows that I will be honest. So अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो किसी भी क्लॉज में आ सकता है. ठीक है. सो जैसे मैंने अभी आपसे बात की, चलिए फ्यूचर में जैसे मैंने बताया, तो फ्यूचर की भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं. पहला सेंटेंस देखते हैं, आई शैल टेल हिम व्हाट आई रेड. सो आई शैल टेल हिम, इसमें हम लिख सकते हैं व्हाट आई हैड रेड. ठीक है, व्हाट आई हैव बीन रीडिंग. सो क्लियर कि आप जो है वो जब प्रिंसिपल क्लॉज है या प्रेजेंट या फ्यूचर में है, डिपेंडेंट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है. सो डिपेंडेंट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है. यहाँ तक क्लियर है आपको. चलिए मूव ऑन करते हैं एक तीसरे रूल की तरफ, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये चूंकि आसान है, इस पे हम ज्यादा टाइम अपना नहीं वेस्ट करेंगे और हम आगे समझने की कोशिश करेंगे. जो रूल 3, जो कि निस्बतन इससे थोड़ा सा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप आसानी से समझ जाएंगे. अभी तक हम समझ चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है वो 2 पार्ट होते हैं. पहले को हमने प्रिंसिपल क्लॉज समझा और दूसरे को हमने समझा डिपेंडेंट क्लॉज. यहाँ तक तो हमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है. देखिएगा, ढंग से सुनिएगा, गौर से समझिएगा, जब डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक ऐसी कंजक्शन से जिसका मतलब पर्पस होता है. सो उसमें जब आपने डिपेंडेंट क्लॉज में कोई पर्पस जाहिर करना है, आपने मी का वर्ड जरूर यूज करना है. सो अगर वो प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है,
सादा लफ्जों में बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज आपके पास है प्रेजेंट में या यहाँ पे है फ्यूचर में, और आप चाहते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर कोई पर्पस का, कोई मकसद का इजहार हो रहा है, कोई बात कर रहे हो, उसके अंदर कोई ना कोई पर्पस है, तो एक चीज लाजमी आएगी और वो है मे। ठीक है, मे माइट माइट। सो एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, पहले प्रेजेंट की समझते हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर की देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस जो है हमारे पास कुछ यूं है, ही वर्क्स हार्ड दैट ही विन अ स्कॉलरशिप। सो आपने देखा कि उसका एक पर्पस है डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर कि उसने स्कॉलरशिप को लेना है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसमें क्या आएगा, दैट ही मे विन ए स्कॉलरशिप, यहाँ पे शायद मे आएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसे आप ठीक करेंगे, इसको तो मैंने बता दिया। सो इज वर्किंग हार्ड दैट, अब मैंने ही इज वर्किंग हार्ड जो है वो दैट ही गो, ओके ये क्या हो गया, ये टाइप करना, ओके दैट ही गेट अ प्राइज, he gets a prize। जी, may get a prize। ठीक है जी, he is working hard that he may get a prize। यहाँ पे हमने ये समझा, अब हम जरा इस पे फ्यूचर को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। फ्यूचर में हमारे पास क्या है, जैसे अगर मैं ये लिखूं, he will work hard, he will work hard, हमें समझ में आ गया कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, that he may win a scholarship, वही सेम सेंटेंस ही मैंने जो है वो यूज किया, स्कॉलरशिप। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स माइट नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं सब माइट नहीं आएगा, माइट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मे की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है प्रिंस डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आप माइट कहाँ पे आएगा, जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो यहाँ पे, ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज जब चला जाएगा पास्ट के अंदर, तो फिर यहाँ पे माइट आएगा, यहाँ पे मे नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं, ही वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड दैट ही, क्या इसको ठीक कर सकते हैं, ही वर्कड हार्ड दैट ही डैश विन स्कॉलरशिप। अगर प्रिंसिपल कॉज पास्ट में है तो यहाँ पे माइट आना चाहिए, यहाँ पे माइट आना चाहिए। ये हमने बातें समझ ली हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपका कुछ मिस हो गया। पहले ही हमारे पास ये स्क्रीन थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश की, इसकी मिस्टेक्स को। शैल और विल का हमने समझा, कहाँ पे शैल आएगा, कहाँ पे विल आएगा, और कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट की सूरत में शैल आएगा या विल आएगा। रूल को समझा, इंटेंशन को समझने की कोशिश की और फ्यूचर की चीजों को देखा, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस को देखा, प्रिंसिपल क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को समझा, पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का सीक्वेंस देखा, प्रेजेंट, फ्यूचर और एनी टेंस देखा, पास्ट और पर्पस को देखा। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। हमारे पास पीएमएस और कंपटीशन एग्जाम्स में एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, नरेशन कहा जाता है इसे। सादा लफ्जों में बात कर लें तो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा जाता है। हम ये काफी अरसे से सुनते, समझते और पढ़ते आए हैं। ये शायद बाज लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्हें ये काफी मुश्किल लगता है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बात करूं, मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ सेंसेस हैं जो आपने समझे हैं, ना सिर्फ आपको समझ में आ चुके हैं बल्कि आपने इनके नोट्स बना लिए। हाँ, सेल्फ ब्लैकमेलिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा कि बाज़ औक़ात आपको चीजें बैठे बैठे याद हो जाती हैं और आप उन्हें लिखते नहीं हो, और लगता है ऐसे ही है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा, और अगले ही लम्हे हम उन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से और भी गम है ज़माने में ये इंग्लिश ग्रामर के अलावा। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बात करते हैं, लंबी चौड़ी इधर उधर की बातें करने की बजाय एक सेंटेंस को देखते हैं। The boy said to the girl, I can hear you।
I can hear you, the boy said to the girl. Okay, said लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ. I can hear you. अब मैं आपको भी मैं कुछ नहीं बता रहा, लेकिन मैं इसे indirect में बदल रहा हूँ. The boy told the girl that he could hear her. ये कन्वर्जन तो हो गई, लेकिन ये कैसे किया? मुमकिन है कि कुछ इसके पीछे रूल्स हों. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या चीज? माना कि हमने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी के लिए हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं. अभी हमें कुछ ऐसे रूल्स चाहिए कि ये चीजें हमारे लिए हमेशा इसके लिए आसान हो जाएं. और ये अब जो रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, ये हम कंपटीशन के एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे, ना कि हम किसी मैट्रिक इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की क्लास को पास करने के लिए पढ़ेंगे. हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक मुख्तलिफ तरह से. चलिए, दो तरह से बातें होती हैं, ये हमने पढ़ा, ये हमें पता है कि एक तो वो लफ्ज जो बोलता है, जो कोई स्पीकर है, वो जब बात कर रहा होता है, वो डायरेक्ट स्पीच होती है. सो एक्चुअल वर्ड मैंने अभी बात की, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास डायरेक्ट नरेशन कहलाती है या डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. यहाँ तक तो सभी को पता है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात. सो लेकिन मेरी बात को जब किसी ने इस्तेमाल किया, किसी दूसरे स्पीकर ने लिया और उसने मेरे जब बात किया, तो वो इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट स्पीच हो. एक सादा से लफ्जों में बात करते हैं. मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं. नईम सैज, नईम ने कुछ कहा. क्या कहा? आई एम गोइंग होम. यहाँ तक हमने ये समझा कि नईम ने कहा आई एम गोइंग होम. सो अब मुझे ये बात बतानी है किसी को, तो मैं बताऊंगा नईम said that he was going home. लेकिन ये मैंने कैसे लिखा? मुझे कैसे पता चला कि मुझे इसमें was पुट करना है? और ये सारी की सारी चीजें जो है वो ये किस तरह से मुमकिन है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक कोटेशन के अंदर एक आपको यहाँ पे एक कोटेशन सी नजर आ रही हैं, जो यहाँ पे हमने मार्क्स जो है वो पुट किए हुए हैं. इनको जरा गौर से देखिएगा. जो वर्ड्स कोट किए जाते हैं वो कोटेशन के अंदर होते हैं या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं. सो और इन कोटेशंस में या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा हमेशा. एक ये बात याद रखिएगा. और इसमें याद रखिएगा, ये जो नईम सेट जो है, यहाँ पे मैं भी कॉमा ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे एक कॉमा होगा, जो कॉलन होगा सेट के बाद, जिससे ये पता चलेगा कि अब ये बात है जो कि किसी ने कही है, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. सो एग्जैक्ट वर्ड है. ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का तरीका. अगर आपके पेपर में एक कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं कि आपको ये नहीं पता चल रहा ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मैंने तीन चीजें आपके सामने मेंशन की. पहली चीज ये है कि ये एग्जैक्ट वर्ड जो है वो आपके इन्वर्टेड कॉमर्स में होंगे. दूसरे नंबर पे इसके साथ फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होगा. तीसरे नंबर पे यहाँ पे या तो सेमीकोलन होंगे या यहाँ पे कॉमा होगा. इनडायरेक्ट स्पीच में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं मिलेंगे, ना आपको जो है इसमें फर्स्ट लेटर के अलावा कोई कैपिटल लेटर मिलेगा. सो ये हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को पहचानने का सादा सा तरीका है. सो जब कोई बात जो है वो किसी दूसरे से कही जाती है, सो इसमें हमारे पास एक रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच होती है. सो ये क्या होती है? रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? कोई बता सकता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिपोर्टिंग कहाँ पे है और रिपोर्टेड कहाँ पे है? रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे है? ये कोई बता सकता है? इस जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी कि यहाँ पे जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? बड़ी आसान से एक एग्जांपल है. रिपोर्टिंग मीन सेट. फर्स्ट रिपोर्टिंग. वेरी गुड. हमारे पास ये जो हमारे सेंटेंस का पहला पार्ट है, ये यहाँ से जो है ये हमारा पहला पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग है. और जो बात जो रिपोर्ट हो चुकी है, जो बात कही जा चुकी है, वो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड है, रिपोर्टिंग है और रिपोर्टेड है. पहले वाला रिपोर्टिंग है, नईम सेट. और जो उसने क्या किया, वो रिपोर्ट जो कर रहा है वो रिपोर्टेड है. ठीक है जी. यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये चीज
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में समझने से पहले हमें ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब इनके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो क्या हैं? हम इन्हीं पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे डेफ़िनेटली हमारे अगला जो सेशन है, हम उसमें बात करें। यानी कि जो कल का सेशन है, अभी के लिए मैं आपको सिर्फ़ इसका एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था। आपको ये पता चल जाए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, और अभी हम आज के लेक्चर में अपने सेकंड सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब्युलरी के वर्ड्स को मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी ये है कि आपके साथ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स मैं आपको असाइन करूँगा। मीनिंग्स जहाँ पे मैं आपको समझा दूँगा, उसके जुमलों में इस्तेमाल करना आपका अपना काम है, और वो आप अपने ग्रुप के अंदर एक्टिविटी जो है वो शेयर कर सकते हैं, जिससे ये पता चले कि आपको उसको जो है वो समझ में आए। हमारे जो इडियम्स होंगे, ये सारे के सारे वही इडियम्स हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, और डेफ़िनेटली हमारे पास रिपीट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इडियोमैटिक लैंग्वेज में हम 10 इडियम्स को असाइन करेंगे, और इन 10 इडियम्स को आपने अपनी नोटबुक पे कोशिश करनी है, बल्कि मेक इट श्योर ये ऑप्शनल एक्टिविटी है, छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, बट एट योर ओन ओन, और इसको आपने यूज़ करना है। पहला हमारे पास इडियम है द एसिड टेस्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम जो है वो हमने निकाले हैं। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपको ये लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो प्रूव कर देती है कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है या कोई चीज़ आपके लिए बुरी है।